what is the de Broglie wavelength associated with an electron with a speed of 5.4 into 10 raised to power 6 meter per second and a ball of mass for 150 gram traveling at a speed of 30 meter per second. चलिए देखते हैं अपन. सो फर्स्ट आपको बात की गई है एक इलेक्ट्रॉन की. एज यू वेरी वेल नो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram. Speed of electron is 5.4 into 10 raised to power 6 meter per second. अब इससे रिलेटेड अपने को डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करना है. इट इज़ h upon mv, that is 6.63 into 10 raised to power minus 34. What about mv, मतलब मास इंटू वेलोसिटी. 9.1 को अगर मैं 5.4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, चलिए देख लेते हैं. 9.1 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5.4 से, तो ये आ रहा है 49.14. 49.14. तो दिस विल बी 49.14. दैट्स वेरी करेक्ट. 49.14 और माइनस 31 प्लस 10 raised to power 6. 31 plus 6 minus 25. It will be minus 25. 10 raised to power minus 25. If this question was asked in NEET, तो मैं 49 को 4.9 में कन्वर्ट करता, अप्रॉक्सीमेशन में 5 करता मैं, है ना. खैर, अब इसके आगे देखो, एग्जैक्ट कर सकते हैं अपन कैलकुलेट अभी. 6.63 डिवाइडेड बाय 49.14, 0.1349. 0.1349. 10 का पावर क्या आएगा बेटा यहाँ पे? -9, है ना. ओके, मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1.349 इंटू 10 raised to power minus 10 meters, which can be written as 1.349 angstrom degree. हुआ बेटा? समझ में आया? अभी मामला ख़त्म हुआ नहीं है ना, क्योंकि हमको एक बॉल का भी निकालना है. अ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 150 ग्राम. मास ऑफ बॉल इज़ 150 ग्राम, यानी 1.5 या 150 इंटू 10 raised to power minus 3 किलोग्राम. स्पीड उसकी कितनी है बेटा? 30 मीटर पर सेकेंड. लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन mv. 6.63 इंटू 10 raised to power minus 34. अच्छा, ये देखो 1.5, 1 2 3, 0.15 या फिर 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकता हूँ मैं इसको. कुछ समझे क्या केवल यहाँ पर? 150 इंटू 10 raised to power minus 3 मल्टीप्लाई बाय 30, ये इसके इक्वेलेंट आएगा, है ना. क्योंकि अगर मैं इसको 3 डिजिट दे दूँ तो 0.15, 1 10 इसको दे दूँ तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 4.5 सिंपली. तो वही 6.63 अपॉन 4.5 इंटू 10 raised to power minus 34. अगर ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में आया होता तो मैं 4.5 को 9/2 में कन्वर्ट करता. 4.5 को 9/2 में 2 को ले जाता ऊपर और 6.63 से मल्टीप्लाई करता और उससे 9 से डिवाइड करता था. तो 6.63 डिवाइडेड बाय 4.5, इट विल बी 1.4733. तो 1.4733 10 का पावर minus 34 मीटर्स. आप खुद देख सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ किस हद तक छोटी होगी, है ना. 150-150 ग्राम बॉल की बात चल रही है. A particle is moving 3 times as fast as an electron. Full stop.
the ratio of de Broglie wavelength, the ratio of de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is 1.813 10 raised to power minus 4. Full stop. Calculate the particle's mass and identify the particle. पार्टिकल का मास कैलकुलेट करो, साथ ही साथ उसका आइडेंटिफिकेशन भी करो. A particle is moving 3 times as fast as an electron. तो यहाँ पर P stands for particle. तो velocity of particle is 3 times the velocity of electron. The ratio of de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is de Broglie wavelength of particle to that of electron is 1.813 into 10 raised to power minus 4. Calculate the particle's mass, identify the particle. ठीक है. लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लैम्बडा पी अपॉन लैम्बडा ई इज इक्वल्स टू एम पी अपॉन एम ई मल्टीप्लाई बाय वी पी अपॉन वी ई. ओके, सॉरी. ओके. फिर उसके बाद हम लोग को टारगेट क्या है, हमें पार्टिकल का मास कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास देखो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ पार्टिकल जो है इधर ले लेता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाउ मच, इट हैज़ बीन गिवन एज 3 टाइम्स ना. तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ ऑफ मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी. तो वो हो जाएगा एम पी इज इक्वल्स टू, ये तो कटा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31. लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी क्या हो जाएगा 1.813 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4. ठीक है. अब 9.1 डिवाइडेड बाय 1.831, 9.1 डिवाइडेड बाय 1.831 813 सॉरी है ना. 9.1 डिवाइडेड बाय क्या है वो 1.813 5.01. अच्छा, डिवाइडेड बाय 3, ये भी 3 रह गया. हाँ बराबर. डिवाइडेड बाय 3 इट इज कमिंग अराउंड 1.6731. तो मास ऑफ पार्टिकल इज 1.67 10 रेज़ टू पावर क्या आएगा माइनस 27. अब इसको देखकर ही कुछ पता चल गया होगा आपको कि कौन सा पार्टिकल है वो. आइदर अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन, आइदर अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों का पार्टिकल का मास जबरपास सेम आते हैं, मतलब थोड़ा बहुत सेम आता है. हेंस द पार्टिकल इज आइदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो भाई ये मास ऑफ प्रोटॉन से पता चल जा रहा है, मास ऑफ पार्टिकल से पता चल जा रहा है कि एक तो वो प्रोटॉन होगा या फिर न्यूट्रॉन होगा.
For what kinetic energy of a neutron for what kinetic energy of a neutron will the खुला है associated de Broglie wavelength associated de Broglie wavelength associated de Broglie wavelength be 1.40 into 10 raised to power minus OE माइनस 10 लिख रहा था, माइनस 19 लिख दिया गलती से, माइनस 10 मीटर ओए कुछ नहीं है, ऑल्सो ओए भी लिख दिया। फाइंड द de Broglie wavelength, find the de Broglie wavelength of a neutron, find the de Broglie wavelength of a neutron, comma, in thermal equilibrium with matter, in thermal equilibrium with matter, comma, having an average Amjad having an average kinetic energy of 3/2 kT at 300 Kelvin। अरे ये क्या टपक गया है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गए? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन फिजिक्स। क्या क्या है देख लो। फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड विद डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ बी। तो आपको डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ दिया गया है 1.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर वाह क्या हो गया रे -10 मीटर्स। फाइंड द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ मैटर हैविंग एन एवरेज। अच्छा ये कब का है? जब काइनेटिक एनर्जी आपका कितना होगा 3/2 kT और टेम्परेचर आपको क्या दिया हुआ है 300 केल्विन। चलिए ज़रा सोचिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ जो सिचुएशन है कि किस काइनेटिक एनर्जी पर जो डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ होगा 1.40 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -20 मीटर होगा। किस काइनेटिक एनर्जी पर इतना इतना डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ होगा। ये एक क्वेश्चन है, ये एक पार्ट है क्वेश्चन का और फिर ये आगे का पार्ट है। एक काम करते हैं मैंने सिर्फ पहले पार्ट पे फोकस करके चलते, पहले बाद में सेकेंड पार्ट देखेंगे अपन। वो याद है आपको लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम के या एम ई बोलो, है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो अपने को काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम के। के इज इक्वल हियर h स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम लैम्डा का स्क्वायर। के इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -34 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब 1.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -27।
1.67 into 10 raised to power minus 27. What about the wavelength? Wavelength is given as 1.4 into 10 raised to power minus 10. तो 1.4 into 10 raised to power minus 10 का होल स्क्वायर. ओके, तो ये मेरे पास इससे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. चलिए फिर शुरू करते हैं इसका कैलकुलेशन. ओके, 6.63 का स्क्वायर क्या आएगा? 43.9. मतलब उसको अप्रॉक्सीमेट लिए तो 44 ले सकते हैं ना. $43.95. तो मैं उसको अप्रॉक्स में सॉल्व करते बैठूंगा, काम आसान रहेगा. तो मैं इसको 44 ले लेता हूँ. 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 68 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1.67 कितना आया? 3.34. और ये 1.4 का 1.96. तो मतलब उसको अप्रोक्सीमेशन में 2 ले सकते अपन. अच्छा, -27 -20 ये हो जाएगा -47. ये डालना जरूरी है यहां पर, अप्रोक्सीमेशन का सिंबल. हाँ, -11 10 रेज़्ड टू पावर -60. अच्छा, 68 में से 47 गया, -21. ओके, एक और खेल हो सकता है यहां पर. बोलो क्या? एक और मैं अप्रोक्सीमेशन वाला मामला कर सकता है यहाँ पे. 3.33 है ना, और 34 है ना, तो उसको जबरपास 3.33 बोल सकते हैं अपन. 10/3 होता हो तो ये 10/3 बोल सकते हैं अपन इसको. तो ये 33/10 यानी कि 3.3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 21 जूल. एक बार चेक कर लेता अपन कितना करीब है आंसर के. पहले वो भी नहीं तो पता चला कोई जो लातूरिच मामला है उसका. द करेक्ट आंसर इज 6.75 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 21 जूल. जबरदस्त. हाँ, $6.6 पावर सही है क्या देख लेता एक बार. हाँ सही है. 6.67 या 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 21 जूल. अच्छा चल, 6.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 21 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकूँ. अब इस वैल्यू को, अब 1/1.6 कितना होता? 0.625. तो 6.6 को 0.625 से मल्टीप्लाई करो. 6.6 को 0.625 से मल्टीप्लाई करो. कितना आ रहा? कितना आया? 4.125 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आया क्या समझ में? ठीक है. चलिए अब सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं. अब इसने क्या बोला है कि आपका जो है मैटर जो है, न्यूट्रॉन जो है
थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उसका काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद टेम्परेचर बताया गया है। ओके 300 केल्विन पे बोल रहा है वो वेवलेंथ क्या होगा। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूँगा विद दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ये डायरेक्ट 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी का है ना, न्यूट्रॉन पार्टिकल का। तो मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूँगा विद दिस फॉर्मूला 3/2 kT। I have been given the temperature and I know very well the Boltzmann's constant is have a constant value। ये वैल्यू डालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। फिर उसकी वैल्यू को मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस फॉर्मूले में डालूंगा और मुझे उससे डी ब्रॉय वेवलेंथ मिल जाएगा विद दैट पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। चलिए करिए फिर। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है? 1.38 इंटू 10⁻23 सॉरी 1.38 इंटू 10⁻23। याद रखो। -23 PV इज इक्वल टू NKT जूल पर केल्विन। चलो करो सॉल्व। कितना आ रहा? 621। देखो 6.21 ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर कितना दिया अपने को? 300 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर लगता है ना अपने को। दिस शुड बी 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस me बोलो mk बोलो, एक ही फॉर्मूला है। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ क्या है? न्यूट्रॉन है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और एनर्जी कितनी आई है? 6.21 10⁻⁻21। चलिए करिए फिर। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इन तीनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करो। $20.74 और 10 का पावर -48 20.8 ठीक है। तो 6.63 ये -24 हो जाएगा, -24 -34 ये हो जाएगा -10 और अंडर रूट ऑफ 20.74 मतलब 21 का स्क्वायर रूट अराउंड है ना, अराउंड 21 का स्क्वायर रूट में। चलो एग्जैक्ट मैं ले सकता हूँ तो मैं ले लूँगा। इट विल बी अराउंड 4.55 6.63 डिवाइडेड बाय 4.55 1.4571 into 10⁻⁻10 meters, 1.4571 angstrom degree, 1.4571 angstrom degree। चलो लिख लो ये पूरा।
क्या दिया हुआ है? तो ध्यान दीजिए बेटा इधर सब लोग। अब हमारा आखिरी टॉपिक कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है। एक नीट एग्जाम में अगर इस पर कोई क्वेश्चन आया तो आपका असर्शन एंड रीजन टाइप में, स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन आएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी अगर आपको याद होगा पिछले वेव नेचर ऑफ मैटर के अंदर हम लोग ने देखा था, है ना। अगर और आप पूरा चैप्टर को रिकॉल करते हुए जाए, पूरा शुरुआत में एकदम शुरू से अगर हम लोग देखा जाए कि इन द ईयर 1887, किसी ईयर की बात चल रही है? 1887 में हेनरिक हर्ट्ज साहब ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, है ना। हेनरिक हर्ट्ज साहब ने क्या करे थे? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो कि ये प्रूव करने के लिए था कि एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो इस चीज़ को उन्होंने प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। कमाल की बात है, उसी एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा इवेंट हुआ जो आगे चल के ये प्रूव करता है कि लाइट या एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, है ना। कंटिन्यूस नहीं है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। ये आगे की जगह प्रूव हुआ था ये बात को। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, उसके अंदर बस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आते गए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाद में उन्हीं के स्टूडेंट्स हॉलवैक्स एंड लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और ऑब्जर्व किया इसी फिनोमिना को। फिर उन्होंने उस नतीजे में देखा कि उन्होंने कि भाई जब आप लाइट इंसिडेंट करते हैं या अल्ट्रावायलेट लाइट्स निकलते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो मेटल सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं जिनको कहा गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जिस फिनोमिना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मगर इसका रीज़न क्या था, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा, इसका प्रॉपर रीज़न मौजूद नहीं था आपके हॉलवैक्स एंड लेनार्ड्स के पास। बाद में जाके आइंस्टाइन साहब ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के मदद से इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया। उन्होंने इस बात को साबित किया कि भैया देखो ये जो है ना आपका इस वजह से है क्योंकि लाइट जो है एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एनर्जी के पैकेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो बाहर निकलते हैं, है ना। और हमने ये भी देखा था कि अगर मैं लाइट को वेव नेचर मान के चलूँ तो मैं जो इफ़ेक्ट हो रहा है उसमें जो फिनोमिना हमको नज़र आ रहा है हम उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो भाई हम लोग कह सकते हैं कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट फेल्ड टू प्रूव द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए ठीक है भाई, मान लिया, बात सही है। फिर आगे क्या? फिर इस सिचुएशन में हमने देखा कि भाई बाद में ये देखा कि किस तरह से कि आपका जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। मगर ये पार्टिकल वाला फिनोमिना किससे रिलेटेड रहता है? मैटर से, है ना। जैसे कि आइंस्टाइन साहब ने कहा कि लाइट के जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं, यानी कि जो फोटोन होते हैं, लाइट के जो पैकेट्स होते हैं एनर्जी पैकेट, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन्स। ये जो फोटॉन्स होते हैं ना, दे हैव सर्टेन मोमेंटम, उनके पास भी मोमेंटम होता है। यार मोमेंटम इससे पहले तो हमने देखा किस में होता है? मैटर में होता है। तो बोले बिल्कुल इनके पास भी उसी तरह का मोमेंटम होता है। तो मतलब यहाँ पर एनर्जी किस तरह बिहेव कर रही है? मैटर की तरह। फिर आगे जाके डी ब्रॉय साहब ने क्या कहा कि देखो नेचर लव्स सिमेट्री। अगर एनर्जी मैटर की तरह बिहेव करता है तो मैटर भी क्या करेगा? एनर्जी की तरह बिहेव करेगा। अगर एनर्जी है ना, जो एनर्जी है उसके पास अगर मोमेंटम हो सकता है तो मैटर के पास क्या हो सकता है? वेवलेंथ हो सकता है। तो इस बात को उन्होंने कहा कि जब भी कोई मैटर, ये सिर्फ कोई एनर्जी की नहीं बात है, कोई भी मैटर, जैसे आइंस्टाइन साहब ने तो कहा था फोटोन के लिए कि फोटोन वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, मगर डी ब्रॉय ने क्या किया? एवरी मैटर ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना, और उसकी एक एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है। मगर ये उनका अजम्पशन था, है ना, ये बात प्रूफ नहीं हुई थी। इन द ईयर 1928 डेविसन एंड जर्मर, ये दो साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, है ना, और इस एक्सपेरिमेंट ने ये कंफर्म किया, ये साबित किया, हाँ भाई जो डी ब्रॉय साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब वो कैसे साबित किया उन्होंने? तो देखो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक निकल का टारगेट है, यहाँ पर एक टारगेट है जिस पे हिट किया जाएगा इलेक्ट्रॉन के बीम को, वो निकल का बना हुआ है। यहाँ पर एक हॉट फिलामेंट है या फिलामेंट बोलेंगे, जिसको आप सप्लाई देकर उसमें से क्या करेंगे? उसके अंदर उसको हीट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दे सकते हैं आप, यहाँ पे उसको एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है
और वापस से ये जो पोर्शन आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल पे ही जा रहा है ना। अगर सपोज करो ये क्लोज होता, अगर ये क्लोज होता ऐसा पूरा फिलामेंट अगर ऐसा क्लोज होता तो वहाँ पर करंट का फ्लो होता था बस, और कुछ नहीं, बल्कि शॉर्ट सर्किट हो जाता था ना ये। तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से कि देखो ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो यहाँ एक इंटेंस पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, यहाँ एक इंटेंस पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल जाएंगे। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड देने का काम कर रहा है हमारा एक्सेलरेटर। ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर निकले तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है, और ये एक्सेलरेटर बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हैं। और आप सोचोगे सर चिपक जाता हूँ, नहीं चिपकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है। तो ये पूरा ये छेद में से बाहर निकल जाता है, और ये जब जाता है तेज़ी से जाके निकल से टकराता है, और जब निकल के टारगेट से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन बीम चारों तरफ ऐसा फैल जाती है टकरा के, ऐसा डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, ये चारों तरफ फैल जाती है। अब उसके कहाँ कितनी इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, उसको मेजर करने के लिए यहाँ एक मूवेबल डिटेक्टर रहता है। ये मूवेबल डिटेक्टर पूरा 180 डिग्री में घूम सकता है ना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको पूरा ऐसा घुमा सकते हैं अभी फिलहाल। इसमें मूवेबल डिटेक्टर में कुछ खास नहीं बेटा, गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन बताएगा, कहीं अगर मान लो गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिर बाद में क्या हुआ, देखो ये इंसिडेंट बीम, मतलब ये वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन जो नीचे की हॉरिजॉन्टल है, ये इंसिडेंट बीम है ना, और इसको हम लोग ने अलग अलग एंगल पे देखा। मान लो जैसे कि ये आप ऐसा देख रहे हैं ना मूवेबल डिटेक्टर को, तो वैसे इसमें एक्सिस में ऐसा मान के चलो कि मैं मूवेबल डिटेक्टर को ऐसा घुमा घुमा के देखा हूँ। मैंने ये जो बैटरी है उसकी पोटेंशियल को अलग अलग वैल्यू पे सेट करके देखा। सबसे पहले मैंने क्या देखा कि एट 44 वोल्ट जब मैं इस मूवेबल डिटेक्टर को ऐसा घुमा रहा हूँ तो मुझे कुछ जगह पर हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम नज़र आई, मतलब करंट ने अच्छा खासा गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बताया। मगर भाई इंसान तो है काड़ेल, वो बोलता है एक बार पोटेंशियल बढ़ा कर देखते, तो उसने थोड़ा सा पोटेंशियल को बढ़ा के देखा, तो उसने उसको देखा कि ये जो इंटेंसिटी है पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। फिर उसने बोले एक और बार थोड़ा सा बढ़ा के देखते, तो उसने जब 54 वोल्ट पे देखा तो एट दिस एंगल, जब ये मूवेबल डिटेक्टर मतलब 50 डिग्री के एंगल पे था, तो यहाँ पर उसको एक इंटेंस बीम, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी मिली। गैल्वेनोमीटर ने बहुत ज़्यादा बड़ा डिफ्लेक्शन बताया। इससे ये साबित हुआ कि अच्छा इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर एक साथ जमा हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन बीम बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंस आ रही है। फिर उसके बाद जब उसने थोड़ा सा पोटेंशियल को और बढ़ाया तो उसने नोटिस ये करा 54 के आगे जैसे ही वो गया तो उसने ये नोटिस किया कि वो इंटेंसिटी पहले से कम हो गई। मतलब अब आगे मत जाओ, इस पर ही आओ, कितने पर, 54 वोल्ट पर। तो 54 वोल्ट पर जब मूवेबल डिटेक्टर यहाँ पर आया, मान लो ये 50 डिग्री पर ही है, तो उसने क्या देखा, यहाँ गैल्वेनोमीटर सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन बता रहा है। ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में डायग्राम्स नहीं है, ये पुराने सिलेबस में हुआ करता था, उससे लिया मैंने। तो भैया ये इस पर्टिकुलर एंगल पर बहुत ज़्यादा इंटेंस बीम आ रही है। मतलब दो बातें याद रखूँगा, एक एंगल है 50 डिग्री और पोटेंशियल कितना है 54 वोल्ट। फिर एक ब्रैग्स लॉ डिफ्रैक्शन मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो भाई यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन वेवलेंथ कैलकुलेट की गई। ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ क्या थी यहाँ पर, तो वो थी 0.165 नैनोमीटर्स। जस्ट लेट मी चेक द वैल्यू। 0.165 नैनोमीटर्स, जिसको मैं ये लिख सकता हूँ 1.65 एंगस्ट्रॉम डिग्री, है ना। ये ऑब्जर्व वेवलेंथ थी बाय दिस एक्सपेरिमेंट। भाई समझ में आया समझ में, ये ऑब्जर्व वेवलेंथ थी बाय दिस एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई, फिर कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे निकाली गई वहाँ पर, अगर याद करोगे आप, क्या फॉर्मूला था हमारा अपने वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम डिग्री। अगर आप याद होगा आपको, है ना। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का एट सर्टेन पोटेंशियल अगर वेवलेंथ निकालना है तो डी ब्रॉय के कंसेप्ट से अगर मैं निकालूंगा तो वो फॉर्मूला ये बनता है ना, 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। अब अगर होता क्या है कि मैं 12.27, ज़रा मुझे बताओ तो हाई इंटेंसिटी कहाँ मिली थी, कौन से पोटेंशियल पे मिली थी, 54 वोल्ट।
तो एक काम करो, अंडर रूट ऑफ 54 डाल के देखो, अब देखो क्या आंसर आता है। यू विल सरप्राइज कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है इट इज़ 1.66 एंगस्ट्रॉम डिग्री, है ना, 6667 एंगस्ट्रॉम डिग्री जिसको हम लोग कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा करीब है माना जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इससे ये बात साबित हुई कि हाँ भैया, हमने जो डी ब्रॉय वेवलेंथ की जो वैल्यू कैलकुलेट किए, है ना, और जो ऑब्जर्व वैल्यू थी, है ना, वो बिल्कुल सही निकली, सटीक निकली। इसका मतलब जो ये डी ब्रॉय साहब ने जो कॉन्सेप्ट बताया था वो बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, कंफर्म किया डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस को। हाँ, कि उन्होंने ये साबित किया कि हाँ भाई, ये जो एक्सपेरिमेंट था बिल्कुल सही था। अब यहाँ पर ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन।